नमस्कार, मैं मिथिलेश विश्वकर्मा और हम चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमने लगभग 4 लेक्चर को कवर कर लिया है। 4 वीडियोस हमने उस पर बना रखा है और उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था। और इसी तरह से हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप होता है हर चीज़ का। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कूलम्ब लॉ होता है, कूलम्ब्स लॉ होता है, कूलम्ब का नियम होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R²। यहाँ सारा खेल जो है वो बल का है और बल एक सदिश राशि है, एक वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसका एक वेक्टर फॉर्म भी होगा, सदिश रूप भी होगा। उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलम्ब के नियम पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम की सदिश रूप कैसे करते हैं, उसका सदिश रूप क्या होता है। और आगे अगले वीडियोस में उन पर हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस पर। कूलम्ब लॉ में हमने 2 चार्जेस लिए थे, फिर से वही 2 चार्जेस लेंगे, लेकिन वो लाइक चार्जेस होंगे, सजातीय चार्जेस होंगे। मतलब हम 2 चार्जेस ले रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज। मान लीजिए ये दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं, वैक्यूम में रखे गए हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम मान लेते हैं चार्ज नंबर Q1 और Q2। फिर से सुनिएगा, माना 2 लाइक चार्जेस हैं, सजातीय चार्जेस हैं, जो वैक्यूम में यानी निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो, अब दोनों सजातीय चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये जो चार्ज होगा इसको इस तरफ धकेलेगा और ये वाला जो चार्ज है इसको इस तरफ धकेलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में एक्चुअली यही होता है कि दोनों की दिशा को, वेक्टर फॉर्म में हमेशा दिशा को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो हम इसमें भी दिशा को ही प्राथमिकता देंगे कि कौन सा चार्ज किस चार्ज को किस तरफ धक्का देगा, किस तरफ रिपल करेगा। तो Q1 जो चार्ज है वो Q2 को इस तरफ रिपल करेगा, इस तरफ धक्का देगा, तो ये F होगा। लेकिन क्या जो Q2 पर फोर्स लग रहा है, Q2 पर फोर्स लग रहा है किसके वजह से? Q1 के वजह से। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब Q2 पर Q1 के कारण फोर्स। ठीक है, अब इसी तरह से इस साइड भी देखेंगे। अब दोनों लाइक चार्जेस है, सजातीय चार्जेस है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जिस तरह से ये चार्ज इसको इस तरफ धकेल रहा था, इसी तरह से ये वाला चार्ज जो है ये वाला है इस तरफ इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? F Q1 है तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल पढ़ेंगे, इसको फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। अब हमने बल की दिशा तो देख ली, किस आवेश पर, किस चार्ज पर किस डायरेक्शन में बल लगेगा, किस दिशा में बल लगेगा, ये तो हमने देख लिया। लेकिन दूरी भी एक सदिश राशि है तो उसको भी हम देखेंगे। ये एक दूसरे से r दूरी पर हैं तो Q1 से Q2 की तरफ नापेंगे, यानी मेजर करेंगे। मतलब इस तरफ से इस तरफ का एक डायरेक्शन होगा और Q2 से Q1 की तरफ एक डायरेक्शन होगा, तो उसको हम लिखेंगे, ये हो गया Q1 R। हमने देखा कि ये Q1 जो है वो Q2 की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो Q1 जब Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो कितनी दूरी पर Q2 है? तो डायरेक्शन इसका क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा Q1 से Q2 की तरफ। ये हो गया इसका डायरेक्शन। और ये जो Q2 है इसका डायरेक्शन था इस तरह। ये जो फोर्स लगा रहा था ये Q1 पर इस तरह से लगा रहा था कि इधर धक्का मार रहा था Q1 को, जो Q2 है।
तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा कहीं। डायरेक्शन होगा Q2 टू Q1। Q2 जो होगा वो Q2 की तरफ से Q1 की तरफ उसका दिशा होगा। तो चलिए हम इसका कुछ लैंग्वेज वगैरह लिख लेते हैं। कंसीडर टू लाइक चार्जेस, माना दो सजाती चार्ज हैं, दो सजाती आवेश हैं। कंसीडर टू लाइक चार्जेस Q1 and Q2 placed in vacuum Q1 और Q2 मान लिए दो चार्ज हैं जो कि वैक्यूम में यानी निर्वात में या स्पेस में, अंतरिक्ष में, आंतरिक जरूरी नहीं है, जहाँ पर हवा ना हो, जहाँ पर निर्वात हो उसे ही वैक्यूम बोलेंगे। वैक्यूम में Q1 Q2 R दूरी पर रखे जाते हैं 30 सेंटीमीटर R सेंटीमीटर अपार्ट। R सेंटीमीटर पे उनकी जो बीच की दूरी है वो R है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन पर कूलॉम लॉ तो लग ही रहा था, तो कूलॉम के नियम के अनुसार जो उसका फार्मूला निकला हुआ था वो था F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R²। चलिए हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, force on Q1 due to Q2, जो फोर्स था कूलॉम नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार वो Q1 पर कुछ फोर्स लगा रहा था Q2, तो वही लिखा गया है Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको किससे डिनोट किए थे? F12 से डिनोट किए थे। इसको हम शॉर्ट में लिख दिए F12, यानी कूलॉम के नियम के अनुसार Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस तरह से, और फोर्स ऑन Q2 टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये इसको इस तरह से डिनोट करेंगे F21, ये इस तरह से कुछ होगा। दोस्तों जो कूलॉम का फार्मूला था वो ये था 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R²। ये कूलॉम का फार्मूला था, लेकिन इस पर डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हम इस पर कुछ डायरेक्शन लगा रहे हैं। पहला ये होगा, ये हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब पहले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है वो दूसरे के कारण लग रहा है, वो इतना है, ठीक है। अब ये इतना ही फोर्स होगा, दूसरा कोई फोर्स नहीं होगा, जो कि होगा Q2 पर Q1 के कारण। मतलब जितना फोर्स पहले चार्ज पर, क्योंकि दो समान चार्जेस हैं, मतलब सजातीय आवेश हैं और एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में समान हैं, तो Q1 पर जो फोर्स लग रहा था Q2 के कारण, ये इतना लग रहा था, वही फोर्स लगेगा Q2 पर Q1 के कारण, तो हम उसको एक ही साथ लिख दिए हैं। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हटा दें, 1/2 = फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये कूलॉम के नियम में जो बल होता है उसकी दिशा हो गई। अब इसमें जो दूरी है उसकी दिशा हम देखेंगे। दूरी, अगर Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है तो उसमें जो दूरी है उसकी दिशा क्या है उसको हम देखेंगे, क्योंकि दिशा ही वेक्टर फॉर्म का सबसे प्राथमिकता दी जाती है। अगर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी दिशा को तो वेक्टर फॉर्म का सदिश रूप का कोई मतलब नहीं होगा। तो
ये मान लीजिए जो R है R12 एंड R21 ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। लेट R12 is a unit vector from Q1 to Q2, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि जो Q1, अब हम ये क्यों कहे हैं, अब देखिएगा इसकी दिशा जो है ये इस तरफ है। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इस आर कैप को ही हम यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है, इस दिशा में फोर्स क्या होगा, इस दिशा में हम फोर्स निकालने चल रहे हैं। तो इस दिशा में फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, फोर्स इस दिशा में लग रहा है, मतलब ये जो F12 है, मतलब Q1 पर जो Q2 जो है वो Q1 के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उसको हम देखेंगे इस तरह से। सो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये तो हो गया। अब हम R की दिशा देखते हैं। R2 पर R1 के कारण, यानी Q2 पर Q1 के कारण, मतलब जो Q2 है उस पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, उसकी दिशा क्या होगी। फिर से समझिएगा, ये जो Q2 है इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, Q2 पर कुछ फोर्स लग रहा है Q1 के कारण। तो Q1 जो है इस पर जो फोर्स लगा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन भी होगा वो Q1 की तरफ से ही मेजर किया जाएगा, Q1 की तरफ से ही मेजर किया जाएगा। इस वजह से हम लिखेंगे जो R की, तो हमने कहा कि जो R कैप है, मतलब R है, जो R12 है वो एक यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा क्या है, Q1 से Q2 की तरफ है। क्यों Q1 से Q2 की तरफ है, क्योंकि Q2 जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स अनुभव कर रहा है, बल अनुभव कर रहा है Q1 के कारण। इसी वजह से अब Q1 जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो दूरी होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो Q1 से ही मेजर किया जाएगा ना। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो Q1 से Q2 की तरफ होगी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं F21, क्योंकि Q2 जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 के कारण, इस वजह से फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। डायरेक्शन हमने आपको बताया, डायरेक्शन इसका किससे किस तरफ होगा, Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है, तब इसका जो डायरेक्शन होगा इस साइड से इस साइड तक मेजर किया जाएगा, इस यहाँ से Q1 से Q2 की ओर मेजर किया जाएगा। तो इसका क्या होगा, R12 कैप, इस तरह से। और इसी तरह से इसी तरह से हो जाएगा, सिंस F12 मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q1 किसके कारण, Q2 के कारण, यानी Q1 जो है वो फोर्स Q2 के कारण एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, बस जो डिस्टेंस है उसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब देखिए यहाँ फिर से समझने वाली बात है, हमने आपको बताया कि F जो है ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, वो Q2 के कारण लग रहा है, मतलब जो Q2 है Q1 को इधर धकेल रहा है, मतलब ये Q2 जो है इस पर बल लगा रहा है, तो डायरेक्शन भी इधर से ही मेजर किया जाएगा कि ये Q1 जो है वो Q2 से कितना दूर है। तो इधर जब डायरेक्शन मेजर किया जा रहा है तो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो R21 है। तो यहाँ पर हम लिख दिए R21 कैप, इस तरह से, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हम देखे थे
Q1 पर Q2 के कारण जितना फोर्स लग रहा है उतना ही Q2 पर Q1 के कारण फोर्स लग रहा है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड तो ये है, बस डायरेक्शन इन दोनों जगहों पर बदल गया है। डायरेक्शन बदल गया है, इसका मतलब ये देखिए, ये जो Q2 पर इस पर Q1 के कारण, इसके कारण Q2 पर Q1 के कारण यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है। और Q1 पर Q2 के कारण, यानी इस पर Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। दोस्तों जब भी विपरीत दिशा होती है तो एक दूसरे के मतलब उनकी दिशा, उनका जो दूरी है r जो है, ये जो r है, r वो Q2 से Q1 की जो दूरी है वो भी आ रही है, और Q1 से Q2 की तरफ जो दूरी है वो भी आ रही है, बस उसकी दिशा बदली हुई है। तो हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R21, तो उसकी जो दिशा है हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू R21, लेकिन क्या ये दोनों दूरी है ये तो समान है, लेकिन इसकी दिशा अलग है। इसकी दिशा जो है इस तरफ है, R12 की दिशा जो है इस तरफ है, और R21 की जो दिशा है वो इस तरफ है। विपरीत दिशाएं जब भी होती हैं तो एक दूसरे के ऋणात्मक होती हैं, भले हुए न्यूमेरिकल वैल्यू में मैग्नीट्यूड में समान हो, बस एक दूसरे से वो ऋणात्मक होती है। तो हम लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस का R21, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जो दूरी है वो एक दूसरे से समान है, बस वो ऋणात्मक है एक दूसरे के। अब हम देख रहे हैं कि बल क्या होता है, बल के बारे में क्या होता है। इसी तरह से देखें, अगर हम R12 के जगह पे इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में, इसमें इस इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन देखिएगा, इस इक्वेशन में R12 के जगह पे माइनस का R21 रख दें तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर जब दर्शाए हुए हैं, इस पर शो किए हुए हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस R21, तो हम R12 की जगह पे माइनस का R21 लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इस R21 की जगह पे हम R12 की जगह पे लिख रहे हैं, इस R12 की जगह पे हम लिख रहे हैं R21, क्योंकि ये दोनों समान था, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, चलिए हम माइनस भी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कि जो F12 है, ठीक है, F12, हाँ, ये जो F12 है इसका भी जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला, ये जो मैग्नीट्यूड है F12 का, ठीक है, ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी है। इस माइनस को बाहर हमने कर दिया तो यही मैग्नीट्यूड यहाँ भी है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, इसको इस तरह से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर भी वही वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पर है, तो हम इस माइनस को बगल में किए और इसकी जगह पे, क्योंकि ये इस इक्वल था F12 के, तो इसकी जगह पे हम F12 लिख दिए। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बल Q2 पर Q1 के कारण लग रहा है, उतना ही बल Q1 पर Q2 के कारण लग रहा है, बस एक दूसरे के विपरीत। यानी अगर ये वाला मार्कर, मान लीजिए ये वाला मार्कर इस वाले मार्कर को इधर धक्का मार रहा है 1 न्यूटन से, तो इधर वाला मार्कर जो होगा इस वाले मार्कर को ये भी उतना ही धक्का मारेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जितना बल इस पर लगा रहा है, प्रतिबल लगा रहा है, उतना ही इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। तो आपने 11th में एक न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा कि किसी भी क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है,
तो आप यहाँ भी उसका प्रूफ देख रहे होंगे, मतलब जो Q1 है Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो उससे प्रतिक्रिया में भी वही फोर्स मिल रहा है, ठीक है। जितना क्रिया होता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया होता है। जहाँ पर ये जो माइनस है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब Q2 पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उस उतना ही बल Q1 पर Q2 के कारण लग रहा है, बस उसकी दिशा अलग है। अगर Q1 जो है इस साइड में बल लगा रहा है 1 न्यूटन का, तो Q2 भी इस साइड में बल लगा रहा है 1 न्यूटन का। बस जब एक दूसरे से जो बल लगा रहे हैं दूसरे के विपरीत में लगा रहे हैं, वही जो विपरीत में बल लगा रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट है, वही माइनस दर्शाता है और कुछ नहीं। तो हमने देखा कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही देखा कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये न्यूटन के नियम को सत्यापित करता है, उसको प्रूव करता है, सिद्ध करता है। तो इससे और कुछ ज़्यादा नहीं था। अब हम चलिए देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ। सो इट इज प्रूव्ड ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ that every action has a reaction in opposite direction। देखिए, जो हमने आपको बताया, जो Q2 पर जो फोर्स लग रहा था Q1 के कारण, वो भी FI था, और Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा था वो भी यही था। ये माइनस क्या दिखा रहा है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर हमने लिखा कि इन दोनों की जो दिशा होगी, अगर Q1 जो है इधर धक्का मारेगा तो Q1 इधर धक्का मारेगा, इनकी दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ था जो आपने 11th में पढ़ा हुआ था। तो अभी तक हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ का जो सदिश रूप होता है वही हमने पढ़ा। अब हम चलिए देखते हैं कुछ अलग। तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है और जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, उनमें हम थोड़ा कंपैरिजन देखेंगे, वो कैसे होते हैं, उनके नेचर कैसे होते हैं। दोस्तों, आपने 11th में पढ़ा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ था, उसका जो फार्मूला था, उसके बारे में समझाया था न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन, महान साइंटिस्ट थे। तो ये था F = G × m1 m2 r²। m1 m2 दो मासेस हैं, यानी दो बड़े बड़े पिंड हैं, और r जो है उनके बीच की जो दूरी है, और g जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है, जो कि ग्रेविटेशन में लगाया जाता है। ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, where G is a universal constant। ये हो गया। अभी मैंने कुछ बताया कूलॉम्स लॉ के बारे में, फार्मूला बताया था, और पिछले वीडियो में कूलॉम्स लॉ को डिटेल में समझाया था। उसका फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये जो 1/4πε0 है, इसको शॉर्ट में स्मॉल k भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F = k × Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कूलाम ने ये नियम दिया था और इसी नियम के अनुसार ये फार्मूला बना हुआ है। ये है जब दो बड़े बड़े पिंड हो उनके बीच का जो उनका ये दो बड़े बड़े पिंड है और ये उनके बीच की दूरी है और उन पिंडों के बीच में जो बल लग रहा है वो ये है, ठीक है। अब ये दो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है, ठीक है। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और R जो है उनके बीच की दूरी है। ये क्या है, इसको कूलाम ने दिया था तो ये हो जाएगा कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। ये हो गया, ये तो पहला हो गया, ठीक है। ये पहला कंपैरिजन ये हो गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इतना होता है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो इतना होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने दिया था और ग्रेविटेशनल लॉ जो था ग्रेविटेशनल का रूल वो न्यूटन ने दिया था, और जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है इसका नियम जो था वो कूलाम ने दिया था। ये तो पहला डिफरेंट हो गया, पहला कंपैरिजन हो गया। और दूसरा कंपैरिजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के तुलना में, ठीक है। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका कई हजार गुना ज़्यादा ताकतवर होता है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो फोर्स होता है इतना। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। एज वेल एज Fe जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वो होता है इक्वल 10⁻39 Fg जी। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है 10⁻39 टाइम्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है। इस मतलब बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने ये नंबर दिया है, मतलब कंपैरिजन जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। और तीसरा दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक पिंड दूसरे पिंड को धकेलता हो, ठीक है। एक पिंड दूसरे पिंड को प्रतिकर्षित नहीं करता, वो केवल आकर्षित करते हैं। तो हम तीसरा ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ये तो तीसरा हो गया। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये एक पिंड है और ये एक पिंड है, दोनों के बीच में केवल आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मान लीजिए एक पहला चार्ज है दूसरा चार्ज है, तो दोनों के बीच में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनमें केवल आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है, वही चीज़ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स is also attractive but electrical force may be attractive and repulsive।
तो ये 3 पॉइंट्स थे जो कि डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं, एक दूसरे को डिफरेंट बनाते हैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ को। ये 3 वजह हैं दोस्तों। आज हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और कंपैरिजन किया है ग्रेविटेशनल लॉ में और इलेक्ट्रिकल फोर्स में, और इलेक्ट्रिकल लॉ में या फिर कूलम में कह सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर ना समझ में आया तो उसको भी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद, नमस्कार।